अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजीम और आज के एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा एक कम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क एक वाइट लिक्विड है जो कि मैमल्स के मेमरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ये बेसिकली अपने यंग मैमल्स को नरिश करने के लिए यूज होता था पहले, लेकिन अब ये बहुत से कमर्शियल प्रोडक्ट में भी यूज होता है। ये तब तक अपने यंग मैमल्स को नरिश करने के लिए यूज होता है जब तक वो सॉलिड फूड डाइजेस्ट ना कर पाए। तो इम्यून मॉड्यूलेटिंग कंपोनेंट मिल्क में होता है जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। ये अपने यंग मैमल्स के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए इस्लाम में भी है कि औरतों को अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाना चाहिए। 2011 में एक सर्वे किया गया जिसमें यह देखा गया कि पूरी दुनिया में 730 मिलियन टन मिल्क प्रोड्यूस होता है, जिसमें 260 जो है वो काऊ से होता है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, लेकिन स्किम मिल्क का लीडिंग एक्सपोर्टर है। अब इतना ज़्यादा एक्सपोर्टर नहीं है क्योंकि उनके अपने यहाँ मिल्क की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जबकि जो लार्जर एक्सपोर्टर हैं उनमें न्यूजीलैंड है, जर्मनी है और नेदरलैंड है। यूएस सीडीसी, जिसे यूनाइटेड स्टेट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कहते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि 12 साल से ऊपर अगर आपके बच्चे की उम्र है तो आपको दिन में उसे 150 ग्राम दूध देना चाहिए। अब इसकी कंजप्शन की बात करते हैं तो 6 बिलियन पीपल जो हैं वो मिल्क को कंज्यूम करते हैं, जिसमें 750 से 900 मिलियन पीपल जो हैं वो डेयरी के शोबे से मुंसलिक हैं। अब जैसा कि पहले कहा गया कि मिल्क जो है मोस्टली यंग बेबीज को या यंग मैमल्स को नरिश करने के लिए यूज होता है, लेकिन मिल्क में एक कंपाउंड होता है लैक्टोज। तो कुछ यंग बेबीज जो हैं वो उनमें लैक्टेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता, जिसकी वजह से वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसीलिए मिल्क को डिफरेंट प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसमें क्रीम है, बटर है, योगर्ट है, कैफीर है, आइसक्रीम है और बहुत सी प्रोडक्ट में, ताकि लैक्टोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। तो 2011 में एक सर्वे किया गया जिसमें ये अंदाज़ा लगाया गया कि 85% जो मिल्क है वो काऊ से प्रोड्यूस होता है, जबकि दूसरे जो जानवर हैं जिसमें बफेलो है वो 11% है, गोट जो है वो 2% है, शीप जो है वो 1.4% है, कैमल है वो 0.2% है। इनकी कंट्रीब्यूशन है मिल्क की प्रोडक्शन में। तो अब बात करते हैं लार्जर प्रोड्यूसर। इंडिया लार्जर प्रोड्यूसर है, उसके बाद यूरोपीय यूनियन है वो दूसरे नंबर पे है, यूनाइटेड स्टेट्स है वो तीसरे नंबर पे है और पाकिस्तान जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है और 45 मिलियन क्लोज टू 46 मिलियन मैट्रिक टन जो है प्रोड्यूस करता है। यानी कि पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन है वो 730 मिलियन मैट्रिक टन है और पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है वो 46 मिलियन मैट्रिक टन के राउंड अबाउट है। अब बात करें एवरेज की, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एवरेज है, जो फॉर एग्जांपल काउ मिल्क प्रोड्यूस करती है, वो 35 लीटर पर डे के हिसाब से वो इसराइल की काउ प्रोड्यूस करती हैं। क्यों प्रोड्यूस करती हैं? क्योंकि वो इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच मिक्स डाइट देते हैं। जबकि जो लोएस्ट है वो न्यूजीलैंड की है, वो 11 लीटर पर केजी के पर डे के हिसाब से देती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि वो सिंपल ग्रेजिंग करते हैं। लाजमी सी बात है, न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा खाती है वो ज़्यादा देती है। जो ग्रेजिंग में इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, क्योंकि ग्रास और ग्रेन जो है वो बराबर तो नहीं हो सकते। नेक्स्ट बात की जाए मिल्क की कंपोजिशन की, तो मिल्क में 87.7% वाटर है, 4.9% लैक्टोज है और 3.4% फैट है, 3.3% प्रोटीन है और इसके साथ 0.7% मिनरल है और मिल्क की पीएच है वो 6.7 से 6.9 के राउंड अबाउट है। नेक्स्ट है लिपिड। मिल्क में जो फैट सिक्रेट होती है मेमरी ग्लैंड से, वो इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल की शक्ल में होती है। फैट ग्लोब्यूल जो हैं वो 97 to 98% ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जबकि उसमें बाकी जो 2 या 3% बच जाते हैं वो मोनो डाइग्लिसराइड्स, फरिक कोलेस्ट्रोल और ईस्टर वगैरह हैं।
ये जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, ये इर्द गिर्द ट्राइग्लिसराइड के इर्द गिर्द एक लेयर भी पाई जाती है, जिसे जो कि फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, जो कि एज ए इमल्सिफायर के तौर पे काम करती है। इसे डिफरेंट एंजाइम से और फैट ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए यूज होती है। यानी कि फैट ग्लोब्यूल जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ट्राइग्लिसराइड के ऊपर एक लेयर है जो कि फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, जो कि उसको सेफ रखती है फैट ग्लोब्यूल्स को। अब इसकी साइज की बात करें फैट ग्लोब्यूल्स की, इसका साइज जो है वो 0.2 से 15 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है, जो कि होमोजेनाइज में 0.4 माइक्रोमीटर तक फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है कैजीन। कैजीन जो है वो 85% कैजीन है, जबकि 20% वे प्रोटीन है जो कि मिल्क में पाई जाती है। यानी कि प्रोटीन की टोटल कंसंट्रेशन जो है वो 100% है, जिसमें 100% में 80% कैजीन है और 20% वे है। अब कैजीन जो है हमेशा माई सेल की शक्ल में पाई जाती है, एक मीन गुब्बारे की शक्ल में पाई जाती है, जो कि नेक्स्ट फेज में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये कैजीन माई सेल जो है इसमें बहुत सी प्रोटीनें मौजूद होती हैं, जिसमें अल्फा S1 है, अल्फा S2 है, बीटा है और कैपा कैजीन है। ये चारों जो हैं ये कैजीन माई सेल्स में मौजूद होती हैं। ये जो जिस बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी होती हैं या जिस स्ट्रक्चर के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी होती हैं उसे कहती हैं कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट इनको एक दूसरे से जोड़े रखता है। ये कैपा कैजीन जो है ये बिल्कुल कार्नर पे मौजूद होती है, कार्नर पे मौजूद होती है और कार्नर से निकली हुई होती है। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये इसके सारे सिरे एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं और इस वजह से कैजीन जो है अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखती है। अब इसकी कैजीन की जो कंपोजिशन है वो टोटली वेरी करती है डिफरेंट एनिमल टू डिफरेंट जेंडर। अब एनिमल में बात की है, काऊ में इसकी कंसंट्रेशन जो है 82 से 18% है, जबकि इंसान में 32% कैजीन है, 68% वे है। ये कैजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं अल्फा अल्फा S2, अल्फा बीटा कैजीन, कैपा कैजीन। और कैपा कैजीन जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये हमेशा कार्नर पे मौजूद रहता है, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सारा स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये नीचे जो बॉल हैं आप कैल्शियम फास्फेट को भी देख सकते हैं, ये बॉल जो है छोटा, ये बॉल अंदर मौजूद है, ये सारों को जोड़े रखता है, सारी प्रोटीन्स को। इस तरह कैजीन का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं शुगर की। मिल्क में एक ही कार्बोहाइड्रेट है जो लैक्टोज के नाम से जाना जाता है और ये 40% जो कैलोरीज हैं वो इसकी वजह से हैं। नेक्स्ट है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन बेसिकली हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, जिसमें पैरा ट्यूबरकुलोसिस और इकोलाई है। इसके लिए हम 72 सेंटीग्रेड पे 15 सेकंड के लिए इसको हीट करते हैं मिल्क को। इससे ये होता है कि इसकी शेल्फ लाइफ 3 हफ्तों तक बढ़ जाती है। बाकी इसके नुकसानात भी हैं। इसमें ये होता है कि कैल्शियम और फास्फोरस जो है 5% कम हो जाते हैं, जबकि थायामीन और विटामिन B12 जो हैं वो 10% कम हो जाते हैं, जबकि विटामिन C जो है वो 20% से ज़्यादा लॉस हो जाता है। अब बात करते हैं, ये कोई ख़ास बात इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मिल्क कभी भी विटामिन C का रिच सोर्स रहा ही नहीं। तो अगर इसके ज़ाया भी हो जाते हैं तो इतने ज़्यादा मसला नहीं है। नेक्स्ट है UHT। UHT को हम अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। जब हम मिल्क पे अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 6 मंथ तक इंक्रीज हो जाती है, जब तक हम इसको खोलें नहीं, और इवन दो हमें रेफ्रिजरेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मिल्क को होमोजेनाइज करना पड़ता है, यानी इसका जो फैट ग्लोब्यूल का साइज है 0.4 माइक्रोमीटर रखना पड़ता है। उसके बाद हम 138 सेंटीग्रेड पे इसको 2 से 4 सेकंड के लिए हीट करते हैं, जिससे सारे मैक्रोब किल हो जाते हैं, कोई मैक्रोब नहीं बचता। इसका नुकसान ये है, इसमें B1 और विटामिन C जो है वो लॉस हो जाता है, बाकी थोड़ा बहुत टेस्ट भी चेंज होता है। उसके बाद है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में ये होता है, फिल्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। इसमें लैक्टोज और वाटर जो है वो पास हो जाते हैं फिल्टर से, बाकी जो कैल्शियम है, प्रोटीन है और फैट है वो ऊपर रह जाती है। नेक्स्ट है क्रीमिंग एंड होमोजेनाइजेशन। मिल्क को हम 12 से 14 घंटे के लिए ऐसे ही रख देते हैं, जिससे ये होता है कि उसमें जो हाई फैट क्रीम है और लो फैट क्रीम जो है वो दोनों अलग हो जाती हैं।
जिससे हम उनको सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेटली बेच लेते हैं। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूजल क्रीम भी सेपरेटर भी यूज़ होता है, जो कि जितनी भी फैट हो मिल्क में वो सारी सेपरेट कर ली जाती है। फिर जो स्किम मिल्क बच जाता है उसमें उस हिसाब से फैट ऐड कर दी जाती है एज स्टैंडर्ड को देखते हुए। तो जो गौ का मिल्क कहा जाता है उसमें फैट जो है जल्दी सेपरेट हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। जब हम मिल्क को होमोजेनाइज करते हैं तो होमोजेनाइज में क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। जब फैट ग्लोब्यूल का साइज रिड्यूस होता है तो उसके ऊपर जो फास्फोलिपिड वाली लेयर थी वो भी खत्म हो जाती है। जब वो खत्म हो जाती है तो उस पे बहुत ज्यादा एंजाइम्स अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसका फ्लेवर जो है रेंसिड होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए जब हम होमोजेनाइजेशन कर लेते हैं तो उसको पास्चराइजेशन करना बाद में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो एक्सपोज हैं फैट ग्लोब्यूल्स तो एंजाइम्स उन पे इजीली अटैक करेंगे। तो ये भी कहा जाता है जब आप हाई प्रेशर से होमोजेनाइजेशन करते हैं तो शेल्फ लाइफ मिल्क की इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू जब आप लो प्रेशर यूज करेंगे। नेक्स्ट है हम लैक्टोज को सेपरेट करते हैं। लैक्टोज क्योंकि बच्चों के लिए कुछ बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनमें लैक्टेज एंजाइम नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। अगर वो वाला मिल्क यूज़ करें जिसमें लैक्टोज होती है तो उनको नौजिया वोमिटिंग वगैरह होती है। और कहा जाता है कि इसके लिए हम एंजाइम्स यूज़ करती है इंडस्ट्री, जिसमें लैक्टोज को कन्वर्ट कर देती है उनके बेसिक यूनिट्स में ग्लूकोज प्लस की लैक्टोज में। तो इससे मिल्क मीठा भी ज़्यादा हो जाता है और एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल मिल्क है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी एक अच्छी टेक्निक है जिससे हम लैक्टोज को सेपरेट कर लेते हैं, लैक्टोज और वाटर को सेपरेट हो जाते हैं, जबकि कैल्शियम और प्रोटीन वगैरह जो वापस रह जाते हैं। तो इससे भी हम लैक्टोज को मिल्क में नॉर्मल मिल्क में कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन